जिंदगी की सार्थकता खुश रहने में है। हम दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखकर ही जीवन में पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं। पुराणों में व्यास जी ने जीवन में किए गए उपकार को ही सभी पुण्यों का आधार बताया है। हमारा पुण्य हमारा संतोष बनकर हमारे माथे पर छलकता है, तब हम अपने आप को अपने अंदर से काफी आनंदित पाते हैं। वैसे भी निरंतर सेवा भाव को मानव का परम धर्म माना गया है। वास्तव में सेवा धर्म में प्रवृत्त होकर ही हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। हमारी जिंदगी की उत्कृष्ट परिभाषा हमें सेवा धर्म की ओर ही प्रवृत्त करती है। हमारे जीवन की सार्थकता भी हमारे द्वारा किए गए उपकार या सेवा धर्म में ही निहित है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी पैनी निगाह। आपको बताएंगे आज के खास दिन के बारे में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स है। क्यों खास है ये दिन और भारत में इस दिन का क्या महत्व है, ये जानेंगे आज। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़िए रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई दिन में 11 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में कुल 19 कार्य दिवस हैं। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पहले के कार्यक्रम के मुकाबले राज्यसभा के कामकाज के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। दूसरे चरण में 4 दिन सदस्यों के लिए निजी विधेयक पेश करने के लिए रखे गए हैं और पहले की तरह 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों की कार्रवाई 2 पाली में चली थी। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने चैम्बर्स और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी उपयोग और उसमें ही भारत की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने देश के सुरक्षा तंत्र में नवीनतम तकनीक को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इससे न केवल हमारी सुरक्षा मजबूत हो बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले। उन्हें यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम और भारत और पड़ोसी देशों के नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताया गया। राज्यसभा सचिवालय की हिंदी सलाहकार समिति की 9वीं बैठक रविवार को संसदीय सौंध में संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अब ऐसी आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है कि अंग्रेजी से एक साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद संभव है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की भाषा क्षेत्रीय होनी चाहिए और शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि सभी भाषाएं श्रेष्ठ हैं, लेकिन हिंदी को महत्व देना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोला करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी। ये मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट चली। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में आने का न्योता भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की।
चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। सोनिया गांधी ने स्वयं राहुल और प्रियंका के इस्तीफे की पेशकश की, जिसे नेताओं ने खारिज कर दिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत इंदौर गोंदिया हैदराबाद मार्ग पर दैनिक उड़ान सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि इंदौर गोंदिया हैदराबाद मार्ग इंदौर को महाराष्ट्र और तेलंगाना से जोड़ेगा। उड़ान योजना के तहत 405 उड़ान मार्ग सक्रिय किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में इंदौर से संचालित उड़ानों की संख्या दोगुनी हो चुकी है, जबकि भोपाल से संचालित उड़ानें 40% बढ़ी हैं। उन्होंने जानकारी दी कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ऐसे शहरों से संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार छोटे विमानों की योजना भी लाएगी। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी का विषय था ट्राई एक्ट द वे फॉरवर्ड फॉर स्टेक होल्डर्स। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के नियमन के लिए 1997 में ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। इससे दूरसंचार क्षेत्र में हितधारकों के विवादों के समाधान का तंत्र विकसित हुआ था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में डिजिटल विभाजन को कम करना चाहती है और उसके फैसलों के पीछे अंत्योदय और समेकित विकास का दर्शन रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने 6G प्रौद्योगिकी के विकास पर भी काम शुरू कर दिया है, ताकि इस क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए देश दुनिया को दिशा दिखा सके। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत योग और पारंपरिक चिकित्सा में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने नई दिल्ली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में 100 दिन शेष रहे जाने के उपलक्ष्य में आयोजित योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो योग और पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के ज्ञान से युक्त है। अब बात करेंगे राज्यवार खबरों की। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पार्टी की शानदार जीत के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने रोड शो कर जनता का आभार व्यक्त किया। रोड शो के लिए अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे और सबसे पहले मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेका और पूजा अर्चना की। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में सांसद पद से इस्तीफा देंगे। वो संगरूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो 16 मार्च यानी बुधवार को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। पंजाब सरकार ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली है। नामित मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य पुलिस महानिदेशक वीके भावरा से मिलने के एक दिन बाद ये फैसला आया है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्तों को लिखे पत्र में 122 राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा हटा लेने का निर्देश दिया है। इस सूची में अधिकांश पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सूची में पूर्व विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का नाम भी है। मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में विंटेज कारों और बाइक की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में द विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया VCCI के सहयोग से भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय NMIC द्वारा आयोजित की गई। नवी मुंबई महाराष्ट्र का पहला शहर बन गया है, जहां सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगा दिए गए हैं। यहां की 100% वयस्क आबादी यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। राज्य सरकार ने नवी मुंबई नगर निगम को 18 वर्ष से अधिक उम्र के 11,07,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया था और निगम ने 11,07,454 लोगों को टीके लगा दिए हैं।
मणिपुर में 12वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य कल असेंबली हॉल में शपथ लेंगे। मणिपुर विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष श्री एस राजेन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। समारोह के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैनल के गठन समेत किसानों से किए गए वादों पर केंद्र की अब तक की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज दिल्ली में बैठक करेगा। बैठक में भावी कार्य योजना तय की जाएगी। जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज सोमवार को रंग भरनी एकादशी से जगमोहन में श्वेत पोशाक धारण कर रजत सिंहासन पर विराजित होकर भक्तों संग होली खेलेंगे। इस परंपरा के बाद मंदिर में रंग वाली होली का शुभारंभ हो जाएगा। और अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय। भारत ने अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर यूक्रेन से पोलैंड स्थानांतरित कर दिया है। ये फैसला युद्धग्रस्त यूक्रेन में बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए लिया गया है। हालिया दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी हमले तेज होने के मद्देनजर भारत ने अपने दूतावास को पोलैंड ले जाने का फैसला लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ये कुछ समय पहले की बात है जब रूस ने नाटो सदस्यों के क्षेत्र पर हमला किया था, तो उन्होंने नाटो को चेतावनी दी थी कि बिना निवारक प्रतिबंधों के रूस युद्ध शुरू कर देगा और मॉस्को नॉर्ड स्ट्रीम 2 को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव ने सोमवार को मॉस्को के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता की पुष्टि की है। ये दोनों देशों के बीच चौथी वार्ता होगी। इससे पहले हुई तीनों वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। कनाडा के टोरंटो में एक सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई। इसकी जानकारी कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास की टीम सहायता के लिए पीड़ितों के दोस्तों के संपर्क में है। ईरानी क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के 7 सालों से जारी तनाव को कम करने के मकसद से चल रही गोपनीय बातचीत को अस्थायी तौर पर स्थगित करने का निर्णय लिया है। बगदाद की मध्यस्थता से बातचीत चल रही थी। एक दिन पहले ही सऊदी अरब ने अपने आधुनिक इतिहास में एक ही दिन सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों को मृत्युदंड दिया है। चीन में कोरोना महामारी एक बार फिर से पैर पसार रही है। कई शहरों में कोरोना संक्रमण में मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन में रविवार को 3,393 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 2 साल बाद पहली बार 3,300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। और अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ISB एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम के प्रतिभागियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऑस्ट्रिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। ऑस्ट्रिया का संसदीय प्रतिनिधि मंडल 17 मार्च तक भारत की औपचारिक यात्रा पर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव गंगा सहित 14 नदियों की सफाई को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी करेंगे। राज्यसभा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक होगी। व्यावसायिक सलाहकार समिति की बैठक होगी लोकसभा में। लोकसभा की अगर बात करें तो रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की भी बैठक होने वाली है। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की बैठक। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। 21वीं सदी के बड़े बदलाव ला रही है, नए मौकों को जन्म भी दे रही है और रूढ़ियों को मजबूती से दरकिनार कर रही है। प्रतिबिंब कुछ ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला केरल के तिरुवनंतपुरम में, जहां 108 नंबर की एम्बुलेंस यानी इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस की गाड़ियों को अब महिलाएं भी बखूबी चला रही हैं। तो मिलते हैं
दीपा मोल से, जो इस व्यवस्था में बतौर ड्राइवर अपनी सेवाएं दे रही हैं। दीपा मोल इस सर्विस का हिस्सा बनने वाली राज्य की पहली महिला हैं। किसी ने सच ही कहा है कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस पंक्ति को सार्थक किया है तिरुवनंतपुरम की दीपा मोल ने। अपनी लगन और मेहनत से दीपा मोल आज केरल की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दीपा मोल को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। कोट्टायम मेमोरीपाल परम्बिल में सरकारी एम्बुलेंस की पहली महिला चालक बनी दीपा मोल। दीपा मोल को यात्रा का बहुत शौक था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने 2008 में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। अपने पति की खराब सेहत के कारण दीपा मोल ने ड्राइविंग को करियर बनाने का फैसला किया और इस तरह बतौर ड्राइविंग स्कूल शिक्षक, टिपर लॉरी ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर उनका सफर शुरू हुआ। 2021 में दीपा मोल ने कोट्टयम से लद्दाख तक की दूरी बाइक से पूरी की। दीपा मोल उन लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अभाव की वजह से भले ही अपने सपने को पूरा न कर पाएं, पर कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो वह अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती हैं। दीपा मोल इसका जीता जागता उदाहरण हैं। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाते जाते बात होली की। जी हाँ, होली का जिक्र हो, बरसाने की लठमार होली की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, होली आने ही वाली है और कुछ समय बचा है होली आने में, लेकिन बरसाने से लठमार होली की खूबसूरत तस्वीरें हम लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो आप आनंद लीजिए लठमार होली के उन पलों का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है आज के दिन का इतिहास। What is India's perspective on global issue? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. भारत लाखों बरस प्राचीन सभ्यता, जिसे घर के जयचंदों और मीर जाफरों ने गुलाम बनने पर किया मजबूर। देशभक्तों ने अपनी जान न्यौछावर करके भारत को करवाया आजाद और भारत को प्रेम करने वाले देश प्रेमियों ने किया नव भारत का निर्माण। नव भारत के निर्माता सिर्फ संसद टीवी पर। I appeal to all of you, मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। मैं आपकी अनुमति से कोई सरकार इस पे विचार कर रही है। What is important for all of us to realize is What I want to ask the Honourable Minister. What specific intervention are you doing? पॉलिटिक्स कर देश में भेद खड़ा नहीं करना चाहिए। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। a report of the Department of Parliament Standing Committee। प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। हमारे मंत्रालय ने 6 साल में आम जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था है। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और ब्रेक के बाद आज का इतिहास। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 14 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 14 मार्च वर्ष 1879 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के वर्टेम्बर्ग में हुआ। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता और सामान्य आपेक्षता के सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। इन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का भी प्रकाशन किया। वर्ष 1999 में टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष घोषित किया।
भारतीय महान गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की। इन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 मार्च वर्ष 2018 में स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ। वे एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांतों को समझने में अहम योगदान दिया। उन्हें लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। हॉकिंग मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे। 90% विकलांग होने के बावजूद उनकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरॉन रोग से पीड़ित थे, इसके बावजूद इन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन के बराबर माना जाता है। और शालिनी, आज का दिन एक और मामले में खास है। आज का दिन दुनिया भर की नदियों के लिए समर्पित है। आज यानी 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, इस दिन का मकसद नदियों और जल स्रोतों के सेहत को दुरुस्त करना, उनका संतुलित दोहन सुनिश्चित करना और विनाशकारी जल विकास परियोजनाओं के विरुद्ध जनमत तैयार करना है। ये दिन दुनिया भर के लोगों को नदी प्रबंधन, प्रदूषण, संरक्षण आदि जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाता है। बिल्कुल प्रतिबिंब, भारत में नदियां सिर्फ जल का स्रोत ही नहीं मानी जाती, बल्कि कई नदियों को देवी समझा जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न शहरों से वार्षिक नदी महोत्सव आयोजित करने का आग्रह भी किया था। तो आइए जानते हैं इस खास दिन के बारे में। 14 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद नदियों और जल स्रोतों के सेहत को दुरुस्त करना, उनका संतुलित दोहन सुनिश्चित करना और विनाशकारी जल विकास परियोजनाओं के विरुद्ध जनमत तैयार करना है। मार्च 1997 में कुटीरबा, ब्राजील में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के बीज पड़े और 20 देशों के प्रतिनिधियों ने 14 मार्च को इस दिवस को औपचारिक जामा पहनाया। और अब एक खास खबर है। पिछले कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। हर क्षेत्र में कई आविष्कार भी हुए हैं। कुछ आविष्कार कंप्यूटर जैसे थे जो दुनिया में एक नई क्रांति लेकर रहा है। बिल्कुल प्रतिबिंब, और कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद इससे जुड़े हुए कई आविष्कार हुए जिन्होंने कंप्यूटर की दुनिया को और भी बेहतर बनाया। ऐसा ही एक आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक डायरी का था। इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार विश्व के महत्वपूर्ण आविष्कारों में तो नहीं गिना जा सकता, लेकिन इसने हमारी जिंदगी को काफी सरल और काफी आसान बना दिया। बिल्कुल प्रतिबिंब, बात कहानी की हो या फिर किसी लेख की, डायरी जिंदगी का एक हिस्सा थी। आज भी उस भावनाओं से भरी डायरी की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये किसी के हाथ लग गई या फिर खो गई तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन एक बात खास ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डायरी के आविष्कार ने हमारी इस समस्या को दूर कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक डायरी। इलेक्ट्रॉनिक डायरी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज रोजाना के वर्क शेड्यूल को इनपुट करने के लिए, काम की लिस्ट बनाने, अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था करने और अपने कंप्यूटर नेटवर्क पर अपने सहयोगियों के साथ किसी भी जानकारी को शेयर करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरी सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का सारा डेटा कंप्यूटर के स्टोरेज में सेव होता है, जबकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का डेटा ऑनलाइन सेव होता है। आज लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डायरी सॉफ्टवेयर में आपको दोनों तरह के ऑप्शन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डायरीज को इंटरनेट की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हैं और आपको इसे खोने का डर भी नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉनिक डायरी न केवल कंप्यूटर में बल्कि स्मार्टफोन, टैबलेट जैसे सभी डिवाइस में आपको मिल जाएगी, जो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और वेबसाइट के रूप में आपके गैजेट्स में होंगी। ये लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि iOS, एंड्रॉयड, मैकओएस और विंडोज में वर्क करती है। गूगल कीप, सैमसंग नोट्स, गूगल डॉक्स, MS वर्ड्स जैसे सॉफ्टवेयर और ऐप्स इलेक्ट्रॉनिक डायरी का ही एडवांस्ड रूप है। इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार किसी विदेशी ने नहीं बल्कि एक भारतीय ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक डायरी का आविष्कार करने वाले व्यक्ति सैम पित्रोदा हैं। अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम संसद में आज।
11 बजे लाइव हाउस प्रोसीडिंग्स। बात करें शाम 7 बजे की तो आप देखेंगे कार्यक्रम मुद्दा आपका। रात 8 बजे आप जानेंगे आज की खबर। 7:30 बजे आपके साथ साथ 8 बजे आज की खबर पर्सपेक्टिव, 9 बजे और द न्यूज। दोनों सदनों से जुड़े खास हाइलाइट्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम हाउस हाइलाइट्स आप देख पाएंगे रात को 10 बजे। 10:30 बजे देखिए सदन दिन भर। रात 11 बजे क्वेश्चन आवर और रात को 12 बजे देखिएगा कार्यक्रम क्वेश्चन आवर राज्यसभा विशेष। तो शालिनी, फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं चेन्नई के मुरुगन मंदिर की आनंद से भरी तस्वीरें, जो आपकी और आपको जो है दिल भर के सुकून देंगे। बिल्कुल प्रतिबिंब, कोविड की वजह से लंबे समय तक वैवाहिक कार्यक्रमों में प्रतिबंधों के बाद अब एक लंबे अंतराल के बाद चेन्नई के प्रसिद्ध मुरुगन मंदिर में सांस्कृतिक रीति रिवाजों से शादी का आयोजन हुआ। आप देखिए इस शानदार तस्वीरों को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।